हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर फिजिक्स रॉक्स आईआईटी एंड नीट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का पहला टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास। ओके, देन सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस क्यों किया है। हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में कि मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, राइट। फिर हमने डायनामिक्स पढ़ी, मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसमें हम ऑब्जेक्ट के साइज को बहुत छोटा लेते थे कंपेयर टू द मोशन। नाउ इफ वी हैव टू डील विद द लार्ज ऑब्जेक्ट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो। नाउ कम टू द पॉइंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको प्योर रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन रोलिंग मोशन, देन प्रेसिशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। तो प्योर रोटेशन क्या होता है? प्योर रोटेशन होता है व्हेन ईच पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ और इन अ सर्कल which lies on in a plane, and this plane is perpendicular to the axis of rotation and has its center on the axis। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती क्या है? इस प्योर रोटेशन को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, राइट तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे पहले। सो the straight line through which all fixed point of a rotating rigid body around which all other points on the body moves in a circle, right। तो क्या है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्या होता है? डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या कंसेप्ट है? ये जो रिजिड बॉडी है, कोई मान लो ये डिस्क है, ठीक, ये कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये एक्सिस कौन सी हमारी? वाई एक्सिस है, क्योंकि हम वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसके जो सारे पॉइंट्स होंगे वो एक तो एक सर्कल में मूव करेंगे, राइट। ऐसे ऐसे सब अपना अपना एक सर्कल बनाएंगे। एंड वो किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? इस ये स्ट्रेट लाइन के, ठीक। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी जिसके अराउंड ये सारे पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो ये एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, जिसके अराउंड सारे पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और प्योर रोटेशन कब होगा? when each particle of an object moves in a circular path, सर्कल में घूमना चाहिए, ओके, which lies in a plane and this plane is perpendicular to the axis of rotation। मतलब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस के। अगर ऐसा है तो ये क्या है? प्योर रोटेशन। और इनका जो सबका सेंटर कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? प्योर रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है, मतलब वाई एक्सिस की जगह कोई अदर एक्सिस के अराउंड घूमने लगता है, तो ये प्योर रोटेशन नहीं होगा, लेकिन रोटेशन ज़रूर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोलिंग मोशन की। रोटेशन की बात चल रही है, सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है, तो रोलिंग मोशन को पढ़ना ज़रूरी है। रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन कहाँ देखने को मिलता है हमें? एक साइकिल है, साइकिल कैसे मूव करती है? रोल करके ही तो मूव करती है। मान लो ये साइकिल का टायर है, ठीक। अगर इसको यहाँ से यहाँ पे जाना है तो ये क्या करेगा? पहले तो ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन, एंड रोलिंग मोशन भी इसको करना पड़ेगा, राइट। रोटेशन भी करना पड़ेगा। तो ये टायर, ये चक्का यहाँ पे, यहाँ से उठ के अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका क्या हुआ? एक तो रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज, ये तो रोटेशन हुआ ना क्लॉकवाइज। मान लो कोई पार्टिकल है, यहाँ से उठ के अगर ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक। ये पार्टिकल अब इस टाइम पे ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये इस पार्टिकल ने एक ट्रांसलेटरी मोशन भी किया और ये एक रोटेशन भी है। ऐसे मोशन को जिसमें ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन हो, उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। देन कम टू द प्रिसीशन when one point of axis of rotation is fixed। मतलब
ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? ये मोशन हमें देखने को मिलता है लट्टू में। जैसे कि मान लो ये ऊपर का मैंने जस्ट टॉप सरफेस बनाया है और ये इसका नीचे का, ठीक। अगर ये घूम रहा है, ये मान लो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। एक सेकेंड, हम थोड़ा एक्सिस सीधा बना लेते हैं। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। ये स्ट्रेट है। अगर ये एस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो ये जो पॉइंट होगा इसका, नीचे का पॉइंट तो फिक्स ही होता है ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ये जो पॉइंट फिक्स है, लेकिन ये जो ऊपर की एक्सिस है वो थोड़ा आजू बाजू घूम सकती है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। ऐसे रोटेशन को क्या बोलते हैं? प्रिसिशन, जिसमें एक पॉइंट एक्सिस का क्या हो, फिक्स हो। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास हमें किसके लिए हेल्प करता है? पहली बात है, सेंटर ऑफ मास हेल्प करता है मोशन की स्टडी के लिए। सेंटर ऑफ मास किसके लिए हेल्प करता है? मोशन की स्टडी के लिए। और ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं यहाँ पे? लार्ज ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो वी कैन से फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ लार्ज साइज वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हम ये बोल सकते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए या फिर उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हमने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास होता क्या है? ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट होता है, अ पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब पूरा ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पे हम लोग फोकस मानते हैं कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं? अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, राइट। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस होती है हमारे मैथ्स और फिजिक्स में, ठीक। ओके, इसको M1 और M2 आपको दो मासेस गिवन है किसी डिस्टेंस पे। हमें टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब दो पार्टिकल सिस्टम का ये सिस्टम है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इन दोनों के कहीं यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो मान लो इस यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। मान लो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? M1 का R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 इज R2, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या ले रहे हैं? R। सेंटर ऑफ मास को हमने किससे शो किया है? C से, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R। अब R निकालेंगे कैसे? ध्यान देना, R इक्वल टू, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होगा मास M1 को मल्टीप्लाई करो उसके पोजीशन वेक्टर से, और हम उसका रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं? ओरिजिन से, R1, ठीक। और M2 को मल्टीप्लाई करो उसके पोजीशन वेक्टर से R2, और टोटल मास को डिवाइड कर दो, जितना भी सिस्टम का मास है उसको डिवाइड कर दो, तो ये निकलता है आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, राइट। ओके, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। अब डिस्कस करते हैं हम सेंटर ऑफ मास में अगर सिस्टम में इफ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, ठीक, उनका मास क्या है? M1, M2, M3 एंड सो ऑन अप टू Mn, राइट।
और उनकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, r1 r2 r3 अप टू rn तक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा r वेक्टर m1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम r1 से, m2 को मल्टीप्लाई करेंगे r2 से, देन कहाँ तक जाना है हमें, mn तक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे rn से, देन टोटल सिस्टम टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल मास से। तो ये निकल गया सेंटर ऑफ मास ऑफ ए n पार्टिकल सिस्टम, जिस सिस्टम में n पार्टिकल्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं हम इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के। तो मान लो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, जैसे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो निकलेगा x इक्वल टू m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, ये क्या निकाल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m3 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 से, देन अप टू सो ऑन mn को मल्टीप्लाई करेंगे xn से। सिर्फ यहाँ पे x की बात हो रही है क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट निकल रहा है सेंटर ऑफ मास का, और टोटल मास से इसको डिवाइड कर देंगे अप टू mn। अब इसी में y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, m2 को y2 से अप टू mn yn, और पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे m1 m2 देन mn से। देन z कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली ऐसी इक्वेशन लिख देंगे इसके लिए भी अप टू mn zn तक, और टोटल मास को डिवाइड कर देंगे इससे m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये निकल गया x y z ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब बात करते हैं हम थोड़ा रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन के जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं हम उसको कंपेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले जो काइनेमेटिक्स में आपने लीनियर मोशन पढ़ा था और जो अभी आप रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हो उसमें आपके वेरिएबल्स कैसे चेंज होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे सॉल्व करना होगा इक्वेशंस को। देन लेट्स स्टार्ट। ओके, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन की। लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे एस से। किससे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट को, एस से। ये क्या होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा से, ठीक। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती थी हम उसको लिखते थे v से, वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन को या तो हम at से बोलते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम ऐसे लिखते थे a से एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो फोर्स होता था वो क्या होता था ma, F इक्वल टू ma होता था, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होगा I अल्फा। A की जगह अल्फा और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। देन यहाँ पे जो मोमेंटम होता था, मोमेंटम हम लिखते थे P से, और यहाँ पे मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल L, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, राइट। ओके, अब इक्वेशंस की बात करेंगे तो अब हम इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं इनकी इक्वेशंस को, तो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम पढ़ते थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लीनियर के लिए, लेकिन एंगुलर के लिए क्या पढ़ेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर।
हम यहाँ पे पढ़ते थे v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे होगा फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ पे होगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, देन हेयर इट विल बी लाइक ओमेगा प्लस अल्फा टी. ओके, these are the difference between linear equation and rotational motion equation. Now we come to the next point. ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, सेंटर ऑफ मास हो गया, हमने डिस्कस कर लिया सेंटर ऑफ मास को निकालते कैसे है. देन कम टू द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही. ये क्वेश्चन है, अराउंड 10 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, पहले खुद ट्राई करना. इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट देन पॉज करो, देन ट्राई करो, देन सी द आंसर एंड द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन. टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 0.5 kg and 1 kg is given are lying in a xy plane. फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं पहले. वो दोनों जो मासेस है, डिटेल्स लिख लो पहले. डिटेल्स लिख ली हमने. m1 इतना 0.5 kg, m2 1 kg, देन उनकी कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. m1 कहाँ पे रखा हुआ है, 1,-1,2, एंड m2 कहाँ पे रखा हुआ है, 3,4 पे. मतलब x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है एंड y2 ये है. ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. मैंने बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने हैं. सपोज सेंटर ऑफ मास r पोजीशन पे है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y. तो हमें ये निकालना कैसे है, r इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, राइट, और टोटल मास को डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो m1 क्या है 0.5 kg इंटू x1 क्या है -1 प्लस m2 1 x2 3 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1. तो यहाँ पे हमारा ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा r का, तो इसको x लिख देते हैं सीधा. x इक्वल टू आएगा 0.5 माइनस वाला प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1.5. देन इफ़ यू सॉल्व दिस, 3 में से 0.5 को माइनस करोगे तो आपका 2.5 आएगा, नीचे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 25/15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5/3. ठीक, इसको ठीक से लिख देते हैं. x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/3. यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है 5/3. ठीक, अब इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 y1 देन m2 y2 y2, और टोटल मास को डिवाइड कर देंगे m1 और m2 से. m1 क्या है 0.5 अगेन, y1 क्या है 2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास को 1.5, तो 1 प्लस 4 1.5, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.5. पॉइंट को हटाओगे तो 10 हो जाएगा ऊपर, 5 और 3. देन y कोऑर्डिनेट विल बी 10/3. तो ये x और y के कोऑर्डिनेट क्या है 5/3 एंड 10/3 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू मासेस, राइट. ये पहला क्वेश्चन हो गया. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले डिटेल्स लिख लेते हैं. क्वेश्चन देखो, 3 मासेस गिवन है 1 1 2 एंड 3 kg. उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है. तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं पहले. ओके, m1 का कोऑर्डिनेट ये है, m2 का ये एंड m3 का ये वाला. तो हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. एक्स वाई जेड सपोज कर लेते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2. 3 मासेस है एंड 3 कोऑर्डिनेट्स है, ध्यान रखना x3. देन टोटल मास को डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम. m1 कितना है 1 x1 v1 प्लस m2 2 x1 0 प्लस m3 3 x3 2. टोटल मास कितना है 1 प्लस 2
प्लस 3, देन इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 2 3 6 हो जाएगा, देन नीचे आएगा 6, 7/6 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली वाई के लिए करेंगे m1 y1, m1 कितना है 1, y1 कितना है 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 देन -3। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अगेन। ठीक, ओके, तो इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -9/6, देन ये आ जाएगा -3/2 वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकल गए। अच्छा, ये जेड नहीं है यहाँ पे क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पे। एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स और वाई, वो क्या है 7/6 एंड -3/2 is this coordinate of center of mass. Now come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, टू पार्टिकल मासेस है 2 kg and 1 kg आर मूविंग along a सेम स्ट्रेट लाइन। इसकी गिवन लिख लेते हैं, m1 2 kg है, m2 1 kg है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना, एंड इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड, वो क्या होगी, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर के लिए किया था, बस r की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 v1 और m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। जस्ट r की जगह v लिख देना अगर हमें वेलोसिटी पूछिए सेंटर ऑफ मास की, और वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर भी ऑफ कोर्स वेक्टर का साइन आएगा। ठीक, तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है। पहला तो वो बोल रहा है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, जो v1 होगा वो तो 2 ले लिया, सेम डायरेक्शन में तो v2 भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा, 2 पॉजिटिव तो 5 भी पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाएगा m1 कितना है 2, v1 2, m2 1 और v2 5, टोटल मास कितना है 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 5/3। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा 9/3, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके, अब बात करते हैं बी की। बी में क्या बोल रहा है वो, अपोजिट डायरेक्शन की बात आ गई, मतलब इसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो v1 2 मीटर पर सेकेंड, v2 क्या हो जाएगा, अगर v1 पॉजिटिव है अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, v2 को हमने नेगेटिव ले लिया, दैट्स इट। इसमें बस वैल्यूज रख दो, अब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए हमने एक को नेगेटिव लिया है, ध्यान रखना। तो 2 इंटू v1 कितना है 2 प्लस m2 v2 कितना है, अब ये 5 बन चुका है, और टोटल मास कितना है ऑफकोर्स 3 होगा, 4 - 5/3, तो ये आ जाएगा -1/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके, ये माइनस जस्ट ये शो कर रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन स्पीड कितनी है 1/3 इन द डायरेक्शन ऑफ 1 kg। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 4 पार्टिकल्स दिए हुए ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इनका मास क्या है m 2m 3m एंड 4m, राइट। ओके, अब इसमें करना क्या है, ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए स्क्वायर है, मतलब ये भी x होगा ये भी x है, तो दो तो x दे ही रखे, बाकी हमें ले लेने हैं। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स देख लो, a क्या है ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y तो 0 होगा, और यहाँ पे दोनों ही x x होंगे, और यहाँ पे x तो 0 होगा लेकिन y
एक्स ज़ीरो होगा, वाई एक्स होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है ये। बस हमें क्या निकालना है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है इनका, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए आपको, ओरिजिन देन बी पॉइंट पे क्या होगा, एक्स एक्सिस है लेकिन वाई एक्सिस नहीं है, इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट ज़ीरो ले लिया है। और सी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्स है, दोनों एक्स और वाई प्रेजेंट है। और डी में क्या है, एक्स एक्स एब्सेंट है, ओनली वाई प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई निकालने हैं। तो एक्स क्या आएगा आपका, ठीक, एक्स ऑफ सी एम लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ये वाले एक्स और ये वाले एक्स में। ये एक्स ऑफ सी एम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा अब, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एंड एक्स फोर। ये हो गए कोऑर्डिनेट किसके, एक्स एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास एम वन एम टू एंड टोटल मास प्लस कर रही हो और कुछ नहीं। तो एक्स सी एम निकल जाएगा हमारा, एम वन कितना है 1, एक्स वन 0, एम टू 2m, देन अगेन एक्स प्लस एम थ्री कितना है 3m, अगेन एक्स, एम फोर 4m है एंड एक्स 0, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, नीचे टोटल मास को डिवाइड करना है, m 2m 3m देन 4m, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे ये दोनों, तो बच क्या जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 mx, और नीचे 10m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 और m4 देन y4, 4 है ये। नीचे क्या हो जाएगा, टोटल मास को डिवाइड कर दो, m1 m2 m3 एंड m4 को। m1 कितना, m y1 0, m2 2m अगेन 0, m3 3m, यहाँ पे y 0 है ना इसलिए x2 0 y2 0 लिया, 3 ये x, देन m4 4m, y क्या है x। नीचे तो डिवाइड करेंगे 10 से, m 2m 3m 4m 10, तो ये तो दोनों ज़ीरो होने वाले हैं, ये बच जाएगा 7x/10, ये m है, यहाँ पे m था, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x/10, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रहे आंसर, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, ओके, जिनका मास m1 एंड m2 है। इफ फर्स्ट पार्टिकल पुश टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, एक पहले पार्टिकल को हमने सेंटर ऑफ मास की तरफ क्या किया है, धक्का मारा है थोड़ा सा, पुश्ड, m1 ये m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे होगा, तो हमने इसको इधर धकेला है थोड़ा, है ना, पुश्ड, कितने डिस्टेंस से, d डिस्टेंस से, मान लो यहाँ पे पहुँच गया होगा ये। अब क्या करना है, हमें निकालना है बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड पार्टिकल बी मूव्ड सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास इन सेम पोजीशन। मतलब इसको हम कितना मूव करें, मान लो इसको डी डैश मूव कर लेते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो सेम पोजीशन पे बना रहे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सपोज ये जो m मास है ये x1 दूरी पे है सेंटर ऑफ मास से, और ये x2 दूरी पर है सेंटर ऑफ मास से, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये जो m1 मास है, m1 मास को हम सपोज कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। रेफरेंस पॉइंट लेते थे ना वही, और रेफरेंस से ही तो हम r1 r2 लेते थे, अगर आपको याद होगा तो ये कहाँ पर x, ये तो y एक्सिस हो जाएगी इसकी, और ये क्या कौन सी एक्सिस हो जाएगी, x एक्सिस, ठीक है। m2 यहाँ पे बैठा है, m1 यहाँ पे बैठा हुआ है। अब रेफरेंस से हम इसको L मान लेते हैं कि जो m2 का डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से L है, ठीक है। और इससे ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस पर है, इसको या फिर x मान लो या फिर x1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास होगा COM,
उसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, एक्स। वाई तो यहाँ पे जा चुका है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास आर एक्स निकाल लेते हैं सीधा, है ना। तो m1 इंटू r1, ठीक। यहाँ m1 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 0, मतलब m1 x1। ओके, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे हम, सेंटर ऑफ मास हमें लिखने की ऐसी आदत है ना, m1 x1 m2 x2 अपॉन में टोटल मास, ठीक है। तो x1 कितना है यहाँ पे x1 कितना है, 0, इसलिए 0 लिख दिया। या फिर बोल दो रेफरेंस पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, 0। ये दूसरा तरीका था बोलने का। m2 की दूरी कितनी है रेफरेंस पॉइंट से, x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट l, 0 है ना, x l है और y 0 है। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, l। टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। फाइनली ये क्या है, rx क्या है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इंटू एल अपॉन में m1 प्लस m2। अब बात करते हैं कि हमने सेंटर ऑफ m1 को शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स द सेंटर, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे d डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d, 0। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, जो हमने शिफ्टिंग किया है, ये ओरिजिन है, ये m1 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, d, 0। और m2 को हम अंदर की ओर ले आए, यहाँ पे m2 पहले यहाँ पे था l डिस्टेंस पे, m2 को हम d डैश करके अंदर ले आए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l माइनस डी डैश 0, क्योंकि ये d डैश अंदर आया है, ठीक है, l से। तो l, ये पूरा l, ये d डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l माइनस डी डैश 0। तो जो नया सेंटर ऑफ मास हमें ऐसे मिलेगा, m1 इंटू x1, मतलब m को मल्टीप्लाई करना है x1 से, x1 क्या है d, इस टाइम में x2 क्या है, l माइनस डी डैश अपॉन में टोटल मास तो होता ही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स इसको और इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड तो ये है ना, आर एक्स शुड बी इक्वल टू आर डैश। अब जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, m2l अपॉन में m1 प्लस m2, इन दोनों को इक्वल करोगे तो m1d प्लस m2 l माइनस डी डैश अपॉन में m2 प्लस m1 और ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी m2l इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, m2l हो जाएगा माइनस m2 डी डैश, राइट। ओके, ये थोड़ा इस इक्वेशन को इधर दोबारा लिख लेते हैं। वो m1 और d1 छूट गया था मेरे से, m1 d1, और फिर बस उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, m2l माइनस m2 d डैश, ठीक। तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, इसको दूसरे साइड लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, साइन चेंज होते हैं आपको पता होगा, m1d। तो d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 अपॉन में m2d, राइट। ये है आपका कि सेंटर ऑफ m2 को d डैश इतना शिफ्ट करने से जो इसका जो सेंटर रहेगा वो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये l था, इसको अंदर d डैश शिफ्ट किया तो ऑफ कोर्स m2 की पोजीशन क्या होगी, l माइनस डी डैश होगी, ठीक है। ये आपके जो नंबर लाइन पे माइनस करके लिखते थे ना, उसका कंसेप्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, CO मॉलिक्यूल है। CO मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड को, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक। एक सेकेंड, ओके। तो क्या बोला हुआ है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, मान लो ऐसा कुछ है C, इसका सेंटर यहाँ पर है, देन हम लोग ऑक्सीजन को रखेंगे, ठीक। इसमें क्या बोला है, द सेंटर ऑफ मास इज एट 0.068 फ्रॉम द कार्बन एटम, मतलब इसका COM यहाँ पे लाई करेगा,
इसका डिस्टेंस कार्बन एटम से कितना है, 0.068 नैनोमीटर, राइट। ओके, अब हम इसको सॉल्व क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों के बीच में जो ये जो लाइन खींची है वो हमें डिस्टेंस निकालना है इसका। जस्ट स्टार्ट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। हम कार्बन को कहाँ पे ले लेंगे, ओरिजिन पे ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, ये सबसे सिंपल तरीका है विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, ये एक्सिस एक्स है आपको पता है, और ये वाई एक्सिस है। इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.068, 0, क्योंकि इन्होंने पहली गिवन दे रखा है, गिवन है कि सेंटर ऑफ मास का कार्बन एटम से डिस्टेंस कितना है, 0.068 नैनोमीटर। बस अपने फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला होता है अपना सेंटर ऑफ मास का, R इक्वल टू क्या होता है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m2 और m1 और m2। m1 का मास कितना है, कार्बन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, ओके। बस तो क्या करेंगे, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से। अब वाई एक्सिस के लिए तो यहाँ पे 0 है, तो वाई एक्सिस की चिंता नहीं करनी है, तो हमें बस एक्स एक्सिस की केयर करनी है। तो एक्स क्या गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है सेंटर ऑफ मास पोजीशन 0.068, m1 कितना है 14, x1 कितना है 0, रेफरेंस से देख लो वहाँ पे गिवन है 16, m2 16, और ये क्या है x2 क्या है, ये दिस द डिस्टेंस x2, मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पर ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ठीक। या तो आप इसको x2 ले लो, या फिर हम l ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे x हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ये l ले लेते हैं, ठीक। तो x2 क्या है हमारा, l इक्वल टू x2, ठीक है। तो हमें l निकालना है इन दोनों के बीच में, और 14 प्लस 16 कितना होता है वो देख लेना, ये हो गया 16l अपॉन में 28। तो दैट्स इट, l इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे उधर, 0.068 इंटू 28 अपॉन में 16। अब इसको क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, याद आ गया बचपन में कैसे सॉल्व करते थे इसको। 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28। अब इसको कर तो कैंसिल, 0.0, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो L इक्वल टू 17 7 ज़ा कितना होता है 9119। पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 3 के बाद, नैनोमीटर। दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, right? Just read the question again if you don't understand and see the solution. This is the most important question, ये बहुत बार पूछा गया है और शायद पूछा भी जा सकता है अगले नीट और जेई के एग्जाम्स में, और बोर्ड लेवल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 ही है ना, हाँ 7। बोर तो नहीं हो गए स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया इस बार, इट्स ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको आ गया तो आपका रोटेशनल मोशन इजी हो जाएगा, बोर हो गए तो थोड़ा गाना गा लेना, ठीक है। ओके, इफ़ अ मास इफ़ अ मैन ऑफ मास, एक आदमी का मास कितना है, m है, कहा गया मेरा मार्कर, ठीक है। मास कितना है उसका m, वो जंप करता है फ्रॉम हाइट से, पता नहीं उसने क्यों जंप किया, लेकिन उसने जंप किया है फ्रॉम h हाइट से। अब उसका हमें क्या निकालना है, फ्रॉम हिज सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस एस्ट, ओके, टू हिट द ग्राउंड, हमें निकालना है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। एवरेज फोर्स निकालनी है हमें, एक्चुअली निकालनी नहीं है, प्रूफ करनी है। एवरेज फोर्स तो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या कंसेप्ट है, अगर थोड़ा दिमाग लगा लो, पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको, जो फोर्स एक्टिंग ऑन दी मैन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बचपन में या फिर पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी याद आया होगा, कहीं तो पढ़ा होगा ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जिसने नहीं पढ़ा है बहुत बढ़िया, यहाँ पे पढ़ लो। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो बस निकल गया फोर्स mgh अपॉन में x। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख के ही मत डरना, कभी कभी क्वेश्चन खतरनाक दिखते हैं लेकिन होते सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है इसने, ओके दो मासेस दे रखे हैं, ओके लिख लो बाबा, 1 kg, m2 क्या है 3 kg। नाउ m1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2i कैप, 5j कैप एंड 13k कैप। स्टूडेंट्स कोई फॉर्मूले को रटना मत, उसको समझना, अगर रटोगे तो एग्ज़ाम में भूल भुलैया हो जाएगा। ठीक है, तो रटा मत करो, समझा करो, अगर भूल भुलैया नहीं चाहिए तो। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टार्ट हो जाओ, क्या बोला था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे तो तुम्हें वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, आई कैप वाई कैप एंड नो, आई कैप वाई कैप नहीं होता, आई कैप और जे कैप होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, इसको नाम दे देते हैं ना, x1 क्यों स्पेशल लिखना, y1 z1, x2 y2 और z2। ठीक है, 13 क्या है, z1 है, ये कोऑर्डिनेट्स है x y z। ठीक है, तो x1 कैसे निकलेगा हमारा, सॉरी सेंटर ऑफ मास r होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y z। तो x कैसे निकलेगा, m1 x1, m2 x2, देन m1 प्लस m2 रख दो फॉर्मूले में, क्या होगा, m1 क्या है, बोलो 1 kg, x1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3, x2 क्या है -6, टोटल मास क्या हो 1 प्लस 3, बार बार नहीं लिखूंगी, 1 प्लस 3, नेक्स्ट पर मैं 4 लिखने वाली हूँ सीधा। ये हो जाएगा 18, 18 में से 2 जाएगा तो ये बच जाएगा 16/4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो -4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब y निकाल लो, y भी क्या हो जाएगा m1 y1 m2 y2, देन टोटल मास m1 प्लस m2, m1 1 y1 5 m2 3 y2 4, देन 4 टोटल मास, ये हो जाएगा तुम्हारा 17/4, y आ गया। z क्या आएगा m1 z1 m2 z2 और m1 प्लस m2, m1 क्या है 1, z1 क्या है 13 प्लस 3 और -2, माइनस का ध्यान रखना, माइनस में बहुत जल्दबाजी करते हो आप लोग, 4, तो 13 - 6 कितना हुआ, प्लस माइनस आता है 7/4। ठीक है, तो ये आ गया कितना, इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, -4 आई कैप प्लस 17/4 जे कैप, देन 7/4 जेड एक्सिस का के कैप। ये इज द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो आपको पिछले क्वेश्चन की थोड़ी याद आएगी। ठीक है, अगर एक्टिव माइंड से पढ़ रहे हो याद आएगा, याद आने के साथ पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। दो मासेस हैं, फिर से वही लिखो, दो मासेस 2 kg एंड 3 kg। इसकी स्पीड दे रखी है ना, इसकी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड m2 की, और इसकी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, फिर से सेंटर ऑफ मास की स्पीड बोला था ना, अगर स्पीड की बात करें तो m1 v1 कर देना है, पोजीशन की बात करें तो r1। ठीक, तो ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की स्पीड। m1 कितना है 2, v1 कितना है 3, m2 कितना है 3, v2 कितना है 5, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया है, और मास कितने हैं 2 + 3 5। तो वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास इन सेम डायरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। 6 + 15 कितना होता है? 21 आई थिंक सो, है ना। ये हो जाएगी इन दी सेम डायरेक्शन की स्पीड। पॉइंट में खुद निकाल लेना। अब ये तो हो गया ए। अब बी की बात करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? हमने पिछली बार क्या किया था वही करेंगे। इसको क्या ले लेंगे? v2 को माइनस में ले लेंगे, v1 को 3 ले ले और v2 को फिर से -5 मीटर पर सेकेंड ले ले। ठीक है, तो v बस निकालो, m1 2 v1 3 माइनस आ जाएगा ना। अब 3 × 5 -5 की वजह से ये आया है वो माइनस। अब ये बताओ कितना? 6 - 15। 6 - 15 कितना होता है? 6 - 15 ही है ना। हाँ, तो ये -9/5 मीटर पर सेकेंड आ गया समझ में। पॉइंट में खुद लिख लेना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस लेक्चर के, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको किसी चीज़ की याद दिला रहा होगा। पीछे किया था m1 m2 m3, kg की जगह बस m था पिछली बार। अब क्या निकालना है? थोड़ा सा अलग है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। बस क्या करेंगे हम? वही काम करेंगे। इसके क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट 0 0। इसको क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a, ए कॉमा, ये ए है और ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, b। जल्दबाजी नहीं करना। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। ठीक, ओके। अब बात करते हैं इनके सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हमने बोला था? हमने नहीं, मैंने। सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या ले रहे हैं? कितने का प्लेन है ये? एक्स वाई का प्लेन है तो दो ही आएंगे कोऑर्डिनेट्स। प्लेन देख लेना, अगर थ्री प्ले मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है तो एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। अगर दो एक्सिस इन्वॉल्व है तो एक्स और वाई ही आएगा। ओके, बस निकाल लो फिर। एक्स के लिए क्या बोला था कोऑर्डिनेट्स के कंसेप्ट में? एक्स के लिए बोला था m1 को मल्टीप्लाई करो x1 से, m2 को मल्टीप्लाई करो x2 से, m3 को मल्टीप्लाई करो x3 से, m4 को मल्टीप्लाई करो x4 से। ठीक है, देन टोटल मास को डिवाइड कर दो। नाउ अब y का भी लिख ही लेते हैं साथ में, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे। ओके, नाउ x निकाल लो। इसके लिए वैल्यूज पुट कर रही हूँ। x क्या है? सॉरी, m क्या है? m1 की जगह क्या लिखना है हमें? 1। x1 क्या है? 0। m2 की जगह क्या लिखना है? 2। और x2 क्या है? a। m3 की जगह 3 और x3 क्या है हमारा? a है ना। देन m4 क्या है हमारा? 4, लेकिन x वहाँ पे क्या है? 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। और नीचे किसको डिवाइड करना है? 1 1 + 2 + 3 + 4। तो x आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएंगे फर्स्ट और लास्ट। ये आ जाएगा 5a/10। तो 0.5a x है, इसलिए आई कैप। राइट, कंफ्यूज मत होना, x के लिए आई कैप लगाया है उसने। अब y के लिए भी निकाल लो ऐसे। y के लिए कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज आएगा ना, इसलिए। कलर से क्या होता है? थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है डिफरेंट कलर को देख के। ओके, कम टू द पॉइंट। m1 क्या है? 1। y1 क्या है? 0। m2 क्या है? 2। y2 भी 0। 3 y3 b 4 देन b। टोटल मास को कर दो 10। तो बस पहली दो वाली टर्म्स तो गई घर पे, और ये आ जाएगा 7/10। y है इसीलिए j कैप। पॉइंट बाद तुम लोग लगा लेना, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है सेंटर ऑफ मास के? ये आ गया हमारा 0.5
ए आई कैप, ए को भूल मत जाना, ठीक है। देन 0.7 बी जे कैप, ठीक है। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके इसके बीच में प्लस लगा दो, मैंने कॉमा लगा रखा है, वो एक्स और वाई को दिखाने के लिए कॉमा लगाया था। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए, कुछ समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ और एक अमेजिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।